फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों कलाम एकेडमी के द्वारा 22 जून 2025 यानी कि कल आपका दोस्तों माइनर टेस्ट 4 आयोजित करवाया गया था। इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एकदम अच्छे से इसका सॉल्यूशन मैं आपको करवाने वाला हूँ। जो भी विद्यार्थी पटवार भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और पटवार भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहते हैं दोस्तों, वो इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। यहाँ पर आपको इंडियन ज्योग्राफी, कंप्यूटर, करंट अफेयर और इंग्लिश के सवाल देखने को मिलेंगे जो कि आपके इस पेपर में पूछे गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पेपर आपका होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी इस बार अपना फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं दोस्तों, वह इस वीडियो को जरूर देखिए। काफ़ी फायदा आपको यहाँ से मिलेगा। तो पहला सवाल देखिए। पहला सवाल आपका इंडियन ज्योग्राफी का सवाल है। भारत की अक्षांशीय स्थिति है। तो भारत की अक्षांशीय स्थिति यहाँ पर पूछी गई है। तो भारत की अक्षांशीय स्थिति अगर आपसे पूछी जाए तो क्या हो जाएगी दोस्तों? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके आपकी 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश हो जाएगी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बारे में कुछ डिटेल में आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो कि काम की डिटेल है। जैसे कि आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हम राजस्थान में भी पढ़ते हैं अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। उसी तरीके से भारत का भी आपको याद रखना है। अगर भारत का अक्षांशीय विस्तार आपसे पूछा जाए तो यहाँ से आपका हो जाएगा दोस्तों 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके आपका कितना हो जाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और अगर आपसे देशांतरीय विस्तार पूछा जाए तो वो भी आपको याद रखना है। 68 डिग्री 7 मिनट आपका ईस्ट से लेके ये कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो जाएगा, यानी पूर्व से पूर्व हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे। और यहाँ पर अगर लंबाई आपसे पूछी जाए तो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है दोस्तों, वो आपकी 3214 किलोमीटर है। तो ये भी आपसे पूछी जा सकती है। और अगर आपसे पूछी जाए पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी? 2933 किलोमीटर हो जाएगी। तो इनका डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। ये 281 का आपका डिफरेंस हो जाएगा। जिस तरीके से राजस्थान का डिफरेंस जो है वो आपका 43 किलोमीटर निकल के आता है, उसी तरीके से यहाँ पर इंडिया का डिफरेंस जो है ये आपका अक्षांशीय और देशांतरीय का 281 निकल के आता है। ये आप याद रखोगे, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए जो आपकी दोस्तों भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से जो आपका भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है और भूमध्य रेखा के मध्य की लंबाई कितनी है, ये भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये आपकी 876 किलोमीटर है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये सवाल भी आपका बन सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। भारत की मानक समय रेखा है। तो भारत की मानक समय रेखा आपकी कौन सी हो जाएगी? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है ये भारत की मानक समय रेखा हो जाएगी। और ये आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरेगी ये। एक तो आपका यूपी है, एमपी से होकर गुजरेगी। इसके अलावा आपकी छत्तीसगढ़ से होकर ये निकलती है, तो छत्तीसगढ़ भी आप याद रखना। इसके अलावा उड़ीसा से होकर ये निकलेगी, तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर ये निकलती है। तो यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा 5 राज्यों से होकर गुजरती है आपकी भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और कर्क रेखा की बात की जाए तो वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है भारत के, तो वो भी आप याद रखिए। अगला सवाल देखिए। भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश किस प्राचीन भूभाग से संबंधित है? तो भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात की जाए तो ये आपके किस भूभाग से संबंधित है? तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश यानी कि हिमालय की बात की जा रही है दोस्तों। तो आपको पता होगा हिमालय की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, तो 33 सागर की भूसन्नति से हुई है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए। निम्न में से कौन सा व्यवस्थापन उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रृंखलाओं में उनकी अवस्थिति के अनुसार सही है? तो यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ दी गई है, जैसे कि पटकाई बुम की पहाड़ियाँ, मणिपुर हिल की पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ। तो इनको आपको दोस्तों उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम से जमाना है। तो इसको एक बार मैं आपको समझा देता हूँ दोस्तों। जैसे कि आपने देखा होगा भारत का जो पूर्वी हिस्सा है वो किस तरीके से हो जाएगा, एक बार मैं आपको बना के दिखा देता हूँ थोड़ा सा, अगर आपको समझ में आ जाए तो। इस तरीके से आपने देखा होगा दोस्तों, ये भारत का जो है ये पूर्वी हिस्सा है। यहाँ पर आपको कंचनजंगा देखने को मिलती है। कंचनजंगा आपके सिक्किम में स्थित है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपको नामचा बरवा देखने को मिल जाएगी, तो ये नामचा बरवा होता है। यहाँ पर आपको दीपू दर्रा देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपकी पटकाई बुम की पहाड़ियाँ हैं। तो सबसे पहले आपकी पटकाई बुम की पहाड़ी आ जाएगी, ठीक है। फिर पटकाई बुम के बाद में यहाँ पर आपकी नागा की पहाड़ी आती है। तो यहाँ पर आपकी दूसरे नंबर पर नागा की पहाड़ी आ जाएगी। उसके बाद आपकी दोस्तों मणिपुर की पहाड़ी यहाँ पर आती है, और यहाँ पर आपकी लोकटक झील हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर आपकी मणिपुर की पहाड़ी हो जाएगी, यानी कि तीसरे नंबर पर आपकी मणिपुर की पहाड़ी आ जाएगी। और यहाँ पर सबसे एंड में आपकी मिजो हिल्स आती है, तो यहाँ पर आपकी मिजो हिल्स हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/3। इसके अलावा आपका हो जाएगा 1/3, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए।
पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत पर्वत श्रेणियाँ हिमालय के किस उपभाग में पाई जाती है? तो पीर पंजाल की बात की जाए, चाहे धौलाधर की बात की जाए, नाग टिब्बा की बात की जाए और महाभारत की बात की जाए, तो ये सभी की सभी जो है दोस्तों ये आपकी कहाँ पर पाई जाएगी? ये लघु हिमालय में पाई जाएगी। धौलाधर जो है दोस्तों ये आपकी कहाँ पर पाई जाएगी? ये भी आपको ध्यान रखना है। एक तो आपकी धौलागिरी है, ठीक है, एक तो आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों? धौलागिरी हो जाएगी और एक आपकी धौलाधर हो जाएगी। धौलाधर जो है ये तो आपकी हिमाचल प्रदेश में पाई जाएगी और धौलागिरी जो है दोस्तों ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है? नेपाल में पाई जाती है। और नाग टिब्बा भी आपकी नेपाल में हो जाएगी, महाभारत भी आपकी नेपाल में हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, नाथुला दर्रा है, तो नाथुला दर्रा जो है ये कहाँ पर स्थित है आपका दोस्तों? तो नाथुला दर्रा आपका हो जाएगा सिक्किम में, ये आपको याद रखना है। तो सिक्किम में नाथू क्या है? जेल में है। इसके अलावा पूछा जाए जेलेपला दर्रा, अगर आपसे पूछा जाए तो जेलेपला दर्रा जो है ये भी आपका सिक्किम में ही स्थित है। अगला सवाल देखिए, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून स्थित है। तो देहरादून हो चाहे कोटली दून हो या आपकी किसी भी प्रकार की दून हो दोस्तों जिनके पीछे दून लगा हुआ हो, दून का मतलब भी पहाड़िया होता है, तो देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, तो ये आपकी किस भाग में स्थित है? तो ये शिवालिक के आपके दोस्तों किस भाग में हो जाएगी? तो ये आप याद रखना, ये हिमाचल और शिवालिक के मध्य में हो जाएगी। तो हिमाचल यानी कि आपका जो लघु हिमालय होता है और शिवालिक जो है इनके मध्य में आपकी दोस्तों देहरादून, कोटली दून और पाटली दून हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म को छाटिए। तो यहाँ पर असुमेलित युग्म को छाटना है दोस्तों। विष्णु प्रयाग दिया गया है, अलकनंदा, धौलीगंगा, बिल्कुल सही है दोस्तों। अलकनंदा और धौलीगंगा का जो संगम होता है उसे विष्णु प्रयाग कहा जाता है और अलकनंदा और पिंडार का जो संगम होता है उसे कर्णप्रयाग कहा जाता है। और देवप्रयाग किसे कहा जाता है? जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, तो अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पर मिलती है उसे देवप्रयाग कहा जाता है। और मंदाकिनी नहीं कहा जाता है दोस्तों, मंदाकिनी के साथ जब आपकी अलकनंदा मिलती है तो इसे रुद्रप्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुद्रप्रयाग कहा जाता है। तो यहाँ पर थर्ड आपका गलत हो जाएगा और नंदप्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी आपका हो जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, उत्तर भारतीय मैदान में बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेपों को जाना जाता है। तो उत्तर भारतीय मैदान में जो बाढ़ निर्मित नए युवा निक्षेप बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उन्हें कहा जाएगा खादर। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। और पुरानों को क्या कहा जाएगा? बांगर कहा जाएगा। और जो आपके छोटे छोटे मोटे मोटे कण होते हैं दोस्तों उन्हें भाबर कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा उत्तरी मैदान का पारदेशिक विभाग नहीं है? तो इनमें से कौन सा आपका उत्तरी मैदान का पारदेशिक विभाग नहीं है दोस्तों? तो पंजाब हरियाणा मैदान इसका भाग है, गंगा का मैदान इसका भाग है, ब्रह्मपुत्र का मैदान इसका भाग है, लेकिन गोदावरी का मैदान इसका भाग नहीं है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपको सुमेलित करना है। यहाँ पर दोआब दिए गए हैं, इजी सा सवाल है, ये सवाल आपके इजी होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। यहाँ पर आपको ये देखना होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है आपका बिस्त दोआब, तो बिस्त में आपका एक तो बी आ रहा है और एक स आ रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका व्यास और सतलज हो जाएगा, तो ए में आपका थर्ड हो जाएगा। बारी में आपका क्या आ रहा है दोस्तों? एक तो व आ रहा है और एक र आ रहा है, यानी व्यास और रावी नदी यहाँ पर आपकी हो जाएगी। चार्ज में आपका झेलम और चिनाब हो जाएगा और रचना दोआब जो है इसमें आपका रावी और चिनाब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको सुमेलित करोगे तो यहाँ पर आपका क्या निकल के आ जाएगा? ए में तो आपका थर्ड हो गया, बी में आपका फर्स्ट हो गया, तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कौन सी पर्वतमाला प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है? तो प्रायद्वीपीय पठार जो है दोस्तों, यानी ये छोटा नागपुर का जो पठार होता है, इधर का जो पठार है इसे हम प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। तो इसके उत्तर में आपकी कौन सी श्रृंखला स्थित है? तो यहाँ पर आपको अरावली देखने को मिल जाएगी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, भोरघाट, थालघाट और पालघाट दर्रे स्थित है। तो भोरघाट दर्रा, आपका थालघाट दर्रा और पालघाट दर्रा जो है दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके पश्चिमी घाट में स्थित है। आपको याद रखना है, जो ये आपका थालघाट दर्रा है दोस्तों ये किसको जोड़ता है? तो थालघाट दर्रा जो है ये मुंबई टू नासिक को जोड़ता है। मुंबई टू नासिक जो है इसको जोड़ेगा आपका दोस्तों थालघाट दर्रा। और एक आपका आता है भोरघाट दर्रा, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आता है। तो भोरघाट दर्रा जो है ये किसको जोड़ता है? तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो मुंबई टू पुणे आपका दोस्तों भोरघाट हो जाएगा और मुंबई टू नासिक आपका थालघाट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर आपका कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? काठियावाड़ तट गुजरात बिल्कुल सही है, कोंकण तट महाराष्ट्र बिल्कुल सही है, मालाबार तट कर्नाटक केरल, तो ये भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि मालाबार तट जो है दोस्तों इस वाले भाग को आपको क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। ठीक है, तो ये कर्नाटक केरल यहाँ पर सही हो जाएगा। और कोरोमंडल तट जो है दोस्तों ये आपका उड़ीसा दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। कोरोमंडल तट यहाँ पर आपका तमिलनाडु राइट होगा, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में पथरीले द्वीप पाए जाते हैं। तो भारत में पथरीले द्वीप आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये कहाँ पर पाए जाएंगे? पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से भारत में अबरक का प्रमुख उत्पादक राज्य है। तो भारत में अबरक का प्रमुख उत्पादक राज्य आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा।
अभ्रक का उत्पादक राज्य आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अंडमान और निकोबार का कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो अंडमान और निकोबार जो है दोस्तों, इसको कौन सा जल क्षेत्र आपका अलग करता है? तो ये 10 डिग्री चैनल आपको इसको अलग करेगा। ये आपको याद रखना है। देखो इसको कैसे याद रखते हैं मैं आपको बता देता हूं। आपको एक ट्रिक याद रखनी है, मामी लक्ष्मी छोटी कार, मामी लक्ष्मी छोटी कार, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। मामी लक्ष्मी छोटी कार, यहां पर तो आपको लगा देना है 8 डिग्री, यहां पर लगा देना है आपको 9 डिग्री और यहां पर लगा देना है आपको 10 डिग्री। ठीक है, मामी से क्या हो जाएगा, यहां पर आपका दोस्तों एक तो मिनिकाय हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक मालदीव आपका हो जाएगा। तो मालदीव और मिनिकाय के मध्य में आपका 8 डिग्री हो गया। यहां पर लक्षद्वीप और मिनिकाय के बीच में आपका 9 डिग्री हो गया। और छोटी कार यानी छोटा अंडमान और निकोबार जो है, इसके मध्य में आपका 10 डिग्री हो जाएगा। तो छोटा अंडमान यानी लिटिल अंडमान और निकोबार के मध्य में आपका 10 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो गया। अगला सवाल देखिए, उकाई जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी पर विकसित की गई? तो उकाई जल विद्युत परियोजना जो है दोस्तों, ये आपकी गुजरात में हो जाएगी और ये तापी नदी पर आपकी विकसित की गई है। अगला सवाल देखिए, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो उत्तरी भारत में जो आपकी शीतकालीन वर्षा होती है, इसका प्रमुख कारण आपका क्या हो जाएगा? तो ये पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ हो जाएंगे। ऑप्शन 3 यहां पर करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, हिमालय के तराई वन की सबसे पूर्वी सीमा में स्थित और बिहार से संबंधित बाघ अभ्यारण्य का नाम बताइए। यानी बिहार में स्थित बाघ अभ्यारण्य का नाम आपको बताना है। मानस जो है ये आपका कहां पर स्थित है दोस्तों? तो मानस तो आपका असम में हो जाएगा। तो ये तो वैसे गलत हो गया। वाल्मीकि आपका बिहार में, ये बात बिल्कुल सही है। वाल्मीकि जो है ये आपका बिहार में हो जाएगा दोस्तों। पलामू जो है ये कहां पर है? पलामू तो आपका झारखंड में है। तो पलामू आपका झारखंड में हो जाएगा। और बक्सा आपका कहां पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में। यहां पर क्या पूछा गया है? हिमालय के तराई वन क्षेत्र की सबसे पूर्वी सीमा में स्थित और बिहार से संबंधित अभ्यारण्य, ये वाल्मीकि आपका हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहां पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो ये आपके कौन करेंगे दोस्तों? तो घास, बकरी और मानव। ऑप्शन 2 यहां पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न को सम्मिलित कीजिए। और ऐसा सवाल आप यकीन मानिए एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसको आप ढंग से समझ लेना, इसको याद कर लेना दोस्तों। राउरकेला जो है ये आपका कहां का हो जाएगा? उड़ीसा का हो जाएगा। ठीक है, और ये किसके सहयोग से विकसित किया गया? तो ये जर्मनी के सहयोग से विकसित किया गया। इसे कैसे याद रखोगे? इस तरीके से याद रखिए आप, राउज, राउरकेला उड़ीसा में हो जाएगा, जर्मनी के सहयोग से विकसित किया गया। ठीक है, दुर्गापुरा जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में हो जाएगा और ये आपका ब्रिटेन के सहयोग से विकसित किया गया। ये आपका ब्रिटेन के सहयोग से विकसित किया गया। ठीक है, भिलाई जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, ये आपके रूस के सहयोग से विकसित किया गया। और झेलम जो हो जाएगा ये आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप सम्मिलित करोगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो मिलान करके देख लो आप एक बार। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थान असुमेलित युग में है। तो यहाँ पर कौन सा परमाणु ऊर्जा स्थान असुमेलित है? तारापुर महाराष्ट्र बिल्कुल सही है, रावतभाटा राजस्थान सही है, काकरापार गुजरात सही है। लेकिन कल्पकम कर्नाटक जो दिया गया ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कल्पकम आपका कहाँ पर है दोस्तों? तो कल्पकम आपका जो है ये तमिलनाडु में है। कल्पकम कहाँ पर हो जाएगा? आपका तमिलनाडु में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसों का अवरोही क्रम है। तो हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसों का अवरोही क्रम आपका क्या हो जाएगा? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले नंबर पर आ जाएगी, फिर आपकी मीथेन आ जाएगी, फिर आपका दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ जाएगा, फिर आपका हाइड्रोजन ऑक्साइड आ जाएगा। यहाँ पर तो आपका 1 2 3 4 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 ही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र राज्य सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? मानस असम हो जाएगा। सिमलीपाल जो है ये आपका दोस्तों उड़ीसा में है। सिमलीपाल कहाँ पर है? ये आपका उड़ीसा में हो जाएगा। ये भी आपका 107वां दोस्तों आपका टाइगर रिजर्व बना है, वन्यजीव अभ्यारण्य बना है, सॉरी 107वां, ये आप याद रखेंगे। कंचनजंगा सिक्किम में है, दूधवा आपका उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पर 2 आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह सदैव आपका एक दिशीय होता है। निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस घोषित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ग्रीन मफलर संबंधित है, ये भी आपका अच्छा सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। ये आपका ग्रीन मफलर संबंधित है। और ग्रीन समझ के लोग बाग क्या कर देते हैं? हरित प्रदूषण कर देते हैं। तो ग्रीन मफलर का मतलब होता है दोस्तों, जैसे हमारी गाड़ी चलती है, हमारी बाइक हम चलाते हैं या फिर कार चलाते हैं, तो उससे साउंड उत्पन्न होता है। तो अगर हम यहाँ पर पेड़ लगा देंगे तो वो साउंड थोड़ा कम होगा, तो इसे ही ग्रीन मफलर कहा जाता है। तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपका ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है? तो अम्लीय वर्षा के लिए मुख्यतः उत्तरदायी गैस आपकी कौन सी हो जाएगी? ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है,
काफ़ी बार आता रहता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड और आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है दोस्तों, ये अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। तो आप याद रखेंगे SO2, इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो यहाँ पर ये दोनों जो है ये अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। अगला सवाल देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है संबंधित है। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है दोस्तों, ये आपका किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। देखो दो चीज़ें होती है, एक तो आपका है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक तो क्या है दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है दोस्तों, ये भी आपका ओजोन संरक्षण से संबंधित है। ये आपका दोस्तों कब हुआ था, तो ये 1987 में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था और ये क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये 1997 में हुआ था आपका। तो ये 1997 में, ये आपका 1987 में। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्योटो प्रोटोकॉल की एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, तो ये आपका किस किस के मध्य हुआ था दोस्तों, यानी कि ये किससे संबंधित है, तो ये आपका UNFCCC से संबंधित है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, UNFCCC से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मॉन्ट्रियल 1987 में हुआ था, क्योटो आपका 1997 में हुआ था, ये आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर अगला सवाल देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखो मैथमेटिक्स के और आपके रीजनिंग के सवाल आप खुद से करना, ये मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ। बाकी जितने भी सवाल है वो मैं आपको करवा दूंगा, क्योंकि इनमें क्या है समय लगता है दोस्तों, और समय लगता है फिर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, और वीडियो जब बड़ा हो जाता है तो बच्चे खुद ही देखना उसको पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर 65 का क्वेश्चन आप देखिए, मार्फिन एक दर्द निवारक एल्केलॉइड है जो किस पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो मार्फिन आपका अफीम से प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो यहाँ पर असत्य कथन आपको बताना है, डेटोल जो है ये क्लोरोजाइलिनोल और टर्पिनियोल का मिश्रण होता है। आयोडीन का टिंचर आयोडीन का एल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में 2-3 बिलियन % इसका होता है। सोडियम बेंजोएट सर्वाधिक उपयुक्त खाद्य परीक्षक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की प्रकृति अम्लीय होती है, तो ये अम्लीय नहीं होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है इसकी प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। और सोडियम बेंजोएट वाला फंडा आप ध्यान रखना दोस्तों, सर्वाधिक प्रयुक्त खाद्य परीक्षक आपका ये हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। अगला सवाल देखिए, मेलेकाइट किसका अयस्क है। तो मेलेकाइट जो है ये किसका अयस्क आपका हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कॉपर का अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो कौन सा यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन आपका नहीं है, देखो जलना आपका रासायनिक परिवर्तन होता है, किण्वन रासायनिक परिवर्तन होता है, काटने के पश्चात सेब का भूरा रंग में बदलना ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। तो गीली मिट्टी का सूखने पर भंगुर होना यह आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अपमार्जक के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है, तो ऐसा सवाल आपको देखने को मिल सकता है। अपमार्जक दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। अपमार्जक सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक और अमोनियम लवण होते हैं। यह कठोर जल में भी कार्य करते हैं, यह कठोर जल के साथ झाग देते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आपका गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर पहला आपका गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि अपमार्जक जो होते हैं ये क्या होते हैं आपके दोस्तों, अमोनियम और सल्फोनेट होते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होते हैं उनके अमोनियम और सल्फोनेट लवण होते हैं। तो ये अमोनियम यानी सल्फोनिक और अमोनियम लवण होंगे, ना कि आपके सोडियम और पोटेशियम। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित है। यहाँ पर कौन सा आपका असुमेलित है, सिरका एसिटिक अम्ल दिया गया है, नेटल डंग मेथेनोइक अम्ल, इमली सिट्रिक अम्ल, मक्खन आपका ब्यूटेरिक अम्ल। तो इमली में आपका कौन सा अम्ल होता है दोस्तों, तो इमली में तो आपका टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है, नेटल का जो डंक होता है उसमें मेथेनोइक अम्ल होता है, मक्खन में आपका ब्यूटेरिक अम्ल होता है, दूध में आपका लैक्टिक अम्ल होता है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। सेब में आपका कौन सा अम्ल होता है, तो सेब में आपका मेलिक अम्ल होता है। निम्नलिखित में से किसे अम्लों का राजा कहा जाता है, तो अम्लों का राजा किसे कहा जाता है दोस्तों, H2SO4 जो है उसे ही आपका अम्लों का राजा कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। जल्दीबाजी में अम्लराज मत लगा देना। अगला सवाल देखिए, निम्न में से असुमेलित है। तो यहाँ पर असुमेलित आपको बताना है, बेकिंग सोडा NaCO3 बिल्कुल सही है, विरंजक चूर्ण CaOCl2 ये भी सही है, कास्टिक सोडा MgOH का होल ट्वाइस ये गलत हो जाएगा। कास्टिक सोडे का फॉर्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, NaOH हो जाएगा, ये कास्टिक सोडा आपका होता है। नीला तोता CuSO4.5H2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका गलत हो गया। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्त्रीकरण में भाग लेता है। तो नाइट्रोजन के स्त्रीकरण में कौन सा जीवाणु भाग लेता है, तो राइजोनियम जीवाणु भाग लेता है, और ये RSM-SSB के द्वारा काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, बायोगैस का प्रमुख घटक है। तो बायोगैस का प्रमुख घटक मेथेन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम और आपका संश्लेषित रेशा नहीं है, यानी आर्टिफिशियल रेशा आपका कौन सा यहाँ पर नहीं है, तो नाइलॉन, रेयन और पॉलिएस्टर ये आपके दोस्तों संश्लेषित रेशे हो जाएंगे, कृत्रिम आर्टिफिशियल। कपास यहाँ पर आर्टिफिशियल नहीं है। अगला सवाल देखिए, बल का मात्रक होता है। तो बल का मात्रक आपका न्यूटन भी होता है, डाइन भी होता है दोस्तों, और आपका पाउंडल भी होता है। उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। डायनेमो या विद्युत जनित्र द्वारा ऊर्जा रूपांतरण दर्शाया जाता है। तो डायनेमो के द्वारा यहाँ पर पूछा गया है।
किस प्रकार का आपका रूपांतरण होता है ऊर्जा का, तो बता दीजिए किस प्रकार का रूपांतरण यहाँ पर होता है। और ये सवाल भी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम आपका डायनेमो करता है और इसे ही विद्युत जनित्र बोला जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है ये। डॉक्टरी तापमापी की परास होती है, तो डॉक्टरी तापमापी जो होती है दोस्तों, इसकी परास कितनी होती है, तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से आपकी 42 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना अपवर्तन पर आधारित नहीं है। तो कौन सी घटना आपकी अपवर्तन पर आधारित नहीं है, तारों का टिमटिमाते हुए प्रतीत होना, तो ये अपवर्तन की वजह से होता है आपका। पानी में कोई भी चीज़ अगर आप डाल दोगे तो वो ऊंची उठी हुई दिखाई देगी या बड़ी दिखाई देगी, तो ये सब आपके किसके अपवर्तन के उदाहरण है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, तो ये तो आपका दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, तो ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सूर्योदय से कुछ पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद भी सूर्य का दिखाई देना, तो ये भी आपका दोस्तों अपवर्तन के कारण होता है। अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किसमें नहीं किया जाता है, तो सौर चूल्हों व उष्मकों के रूप में किया जाता है, दाढ़ी बनाने में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है। लेकिन वाहनों के पार्श्व दर्पणों में दोस्तों आपके उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, उत्तल दर्पण आप याद रखेंगे। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, तारत्व ध्वनि के किस गुण पर निर्भर करता है। तो तारत्व जो होता है दोस्तों यानी कि पिच जो होती है, ये किस पर निर्भर करती है, तो ये आपकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी कितनी मधुर आवाज़ होती है, कितनी मीठी आवाज़ होती है, कितनी बारीक उनकी आवाज़ होती है, क्योंकि उनका तारत्व जो होता है दोस्तों वो कम होता है। और हमारा तारत्व जो होता है वो बहुत ही अधिक होता है, यानी जो फीमेल होती है उनका तारत्व भी कम होता है, उनकी पिच कम होती है, और जो मेल होते हैं उनकी पिच ज़्यादा होती है। तो पिच ज़्यादा होगी तो वो भारी आवाज़ निकलेगी। तो मेल की आवाज़ आपकी भारी होती है, स्त्रियों की आवाज़ और बच्चों की आवाज़ आपकी बारीक होती है, यानी पतली होती है। उसी तरीके से शेर का दहाड़ना जो है दोस्तों, शेर जो है दहाड़ता है, वहाँ पर भी आपका तारत्व अधिक होता है। अगला सवाल देखिए, लघु परिपथ विच्छेदक एमसीबी का मुख्य कार्य है। तो एमसीबी का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, विद्युत परिपथ को अति भारण और लघु परिपथ से बचाना। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लाइकेन किस प्रकार की गैसों के लिए अति संवेदनशील है। तो लाइकेन किस प्रकार की गैसों के लिए अति संवेदनशील है, ये भी आपका अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड। तो लाइकेन SO2 के लिए आपका अति संवेदनशील है। मनुष्य में किस प्रकार के दांतों का उपयोग भोजन को चीरने फाड़ने के लिए किया जाता है। आपको पता होगा मनुष्य के अंदर दोस्तों आपके 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और इसका फॉर्मूला जो होता है वो भी आपको ध्यान रखना है, 21-23/21-23 ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इंसीजर जो है आपके 21-23/21-23 ये आपके इंसीजर हो गए, ये कैनाइन हो गए, ये आपके प्रीमोलर है और ये आपके चवर्णक है। तो ये आपको याद रखना है। तो चीरने फाड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, रदनक का प्रयोग यानी कैनाइन का प्रयोग किया जाएगा। अगला सवाल देखिए, डेंगू व मलेरिया जैसे रोगों में रक्त में किसकी संख्या कम हो जाती है। तो किसकी संख्या कम हो जाती है दोस्तों, तो यहाँ पर थ्रोम्बोसाइट जो है इनकी संख्या कम हो जाती है जब डेंगू और मलेरिया होता है। तो ये आप याद रखिएगा, थ्रोम्बोसाइट की संख्या कम हो जाती है। शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र कौन सा है। तो शरीर में जो ताप नियंत्रण केंद्र होता है वो आपका कौन सा है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हाइपोथैलेमस आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिकाएं की कौन सी कोशिकाओं से इंसुलिन का स्त्रावण होता है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आप याद रखना। इंसुलिन का जो स्त्रावण होता है दोस्तों, एक तो आपकी अल्फा होती है, एक बीटा होती है, ठीक है, और एक गामा या डेल्टा आपकी होती है। तो यहाँ पर बीटा वाली जो कोशिकाएं होती है दोस्तों, इनसे इंसुलिन स्त्रावित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित है। तो यहाँ पर असुमेलित आपको बताना है, श्वसन दर का मापन स्पायरोमीटर, रक्तदाब का मापन स्पिग्मोमेनोमीटर, हृदय धड़कन का सुनने वाला यंत्र स्टेथोस्कोप, और शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र कैलोरीमीट्री। तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर शर्करा की सांद्रता जो है दोस्तों ये ग्लूकोमीटर के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा मापी जाती है, या तो ग्लूकोमीटर यूज में लिया जाता है, या फिर एक और यंत्र होता है दोस्तों आपका, कौन सा होता है वो आपका, वो होता है आपका रिफ्रैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर भी यूज में लिया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, रिफ्रैक्टोमीटर होता है और ग्लूकोमीटर आपका शर्करा की सांद्रता मापने के लिए यूज में लिया जाता है। तो श्वसन दर मापने के लिए स्पायरोमीटर, रक्तदाब मापने के लिए स्पिग्मोमेनोमीटर, और हृदय धड़कन मापने के लिए स्टेथोस्कोप। अगला सवाल देखिए, रेबीज के टीके के खोजकर्ता कौन है। तो रेबीज के टीके की खोजकर्ता कौन हो जाएंगे, लुई पास्चर हो जाएंगे। पेलेग्रा रोग आपका किस विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन B3 की कमी से आपका पेलेग्रा रोग होता है। बेसिक सा सवाल है। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस आपको बतानी है, तो बार कोड रीडर, इसके अलावा MICR और लाइट पेन और मॉनिटर। तो मॉनिटर तो आपका दोस्तों आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, ये इनपुट में नहीं आएगा आपका। तो यहाँ पर आपका 1 2 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से
किसने माउस की खोज की थी? तो डगलस एंजल बर्ट के द्वारा दोस्तों आपकी माउस की खोज की गई थी, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना दोस्तों कीबोर्ड की खोज किसने की थी। तो कीबोर्ड का जो है वो खोज किसने की थी वो भी आप मुझे बताना। अगला सवाल देखिए, सीआरटी मॉनिटर है, तो सीआरटी मॉनिटर जो हो जाएगा ये कैथोड रे ट्यूब हो जाएगा आपका। तो यहां पर तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर आपको बताना है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और प्लॉटर ये आपके नॉन इंपैक्ट में आ जाएंगे। इंकजेट जो है ये आपका इंपैक्ट में आता है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, ये आपका इंपैक्ट में आएगा। लेजर भी आपका इंपैक्ट में आएगा। रैम का वह प्रकार जिसे डेटा को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो स्टैटिक रैम जो होती है इसमें आपको डेटा को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है। डायनेमिक रैम जो होती है दोस्तों यहाँ पर आपको रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, और इरेजेबल में तो वैसे ही रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगला सवाल देखिए, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई तथा मुख्य मेमोरी के बीच का भाग जिसका उपयोग बार बार उपयोग में आने वाले डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, तो ये आपका कौन हो जाएगा? कैश मेमोरी हो जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। सीपीयू जो होता है आपका और मुख्य मेमोरी जो होती है, ठीक है, मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच का भाग जिसका उपयोग बार बार उपयोग में आने वाले डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, तो ये आपकी कैश मेमोरी हो जाएगी। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से हार्ड डिस्क में आपने सॉफ्टवेयर कॉपी मार लिया तो इसे क्या कहेंगे? इंस्टॉलेशन कहेंगे। ठीक है, यानी कि आपने इंस्टॉल कर लिया। अगला सवाल देखिए, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपके ट्रैक होते हैं और आपके सेक्टर होते हैं, इनको विभाजित करने की प्रक्रिया आपकी फॉर्मेटिंग कहलाती है। कंप्यूटर की आईक्यू कितनी होती है दोस्तों? तो हर इंसान की आईक्यू अलग अलग होती है, इसी प्रकार कंप्यूटर की भी आईक्यू होती है। तो कंप्यूटर की आईक्यू क्या होती है ये आपसे पूछा गया है, तो 0 होती है, शून्य होती है। ठीक है, याद रखिएगा, शून्य। नवंबर 2020 तक भारत में निर्मित सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, तो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर 2020 तक आपका एआई सिद्धि हो जाएगा। एआई सिद्धि जो है ये 2020 तक आपका भारत में निर्मित सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये आपका कोलकाता में स्थापित किया गया था, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के द्वारा। अगला सवाल देखिए, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त भाषा थी, तो इस सवाल में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है दोस्तों। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट करके बताना, क्योंकि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा आपकी प्रयुक्त में ली गई थी। तो यहाँ पर इसका आंसर आप कमेंट करके बताना। ठीक है, आपके नोट्स चेकआउट करके इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। अगला सवाल देखिए, एनालॉग कंप्यूटर के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। यह कंप्यूटर अंकों पर कार्य न करते हुए भौतिक रूप से उपलब्ध डेटा पर सीधे कार्य करते हैं। तो यह कंप्यूटर ऐसे होते हैं जो कि अंकों पर कार्य नहीं करते हैं, ये डायरेक्ट भौतिक रूप से उपलब्ध डेटा पर सीधे कार्य करते हैं। स्पीडोमीटर, घड़ियां, विद्युत मीटर, थर्मामीटर एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो ये बात भी सही है, यानी कि यहाँ पर आपके दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हस्तलिखित रूप से डेटा को इनपुट करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो हाथ से आपको दोस्तों डेटा को इनपुट करना है, तो इसके लिए क्या प्रयुक्त में लिया जाएगा? ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल बनता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये डिजिटाइजर जो है दोस्तों, डिजिटाइजर जो है ये आपका हस्तलिखित रूप से डेटा को इनपुट करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोसेस की गई सूचनाओं को यूजर के लिए, एक मिनट रुकना दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोसेस की गई सूचना को यूजर के लिए उपयोगी स्वरूप में रूपांतरित और प्रस्तुत करता है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यानी कि यूजर के लिए जो है वो उपयोगी स्वरूप में रूपांतरित और प्रस्तुत करता है, तो ये आपकी कौन सी यूनिट हो जाएगी? आउटपुट यूनिट हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, फ्लैश मेमोरी जो होती है दोस्तों इसके संदर्भ में फ्लैश मेमोरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो ये फ्लैश मेमोरी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। पहला कथन देखिए, यह एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक और नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इसमें डेटा को मिटाकर दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है, और एसएसडी इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये यहाँ पर तीनों कथन आपके सही हो जाएंगे दोस्तों। याद रखना है आपको, फ्लैश मेमोरी जो होती है ये इलेक्ट्रॉनिक और नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है आपकी, और इसमें डेटा को मिटाकर दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कौन सा आपका सही है। बताइए, एक प्रकार का कम्युनिकेशन इंटरफेस है जिसका उपयोग विशेष प्रकार से म्यूजिक उपकरणों में साउंड कार्ड के जोड़ने हेतु किया जाता है। तो साउंड कार्ड से जोड़ने हेतु किया जाता है म्यूजिक उपकरणों को, तो ये आपका MIDI हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता है। तो कंप्यूटर की विशेषता एक्यूरेसी हो जाएगी, वर्सेटिलिटी हो जाएगी, डेलीगेसी हो जाएगी, उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट होगा।
रोम की किस प्रकार की डेटा केवल का एक बार अंकन किया जाता है? तो ऐसी कौन सी डेटा है आपकी रोम की जिसका एक बार ही अंकन किया जा सकता है? तो ये आपकी ईईपी रोम हो जाएगी। ठीक है, तो रोम की किस प्रकार पर डेटा केवल एक ही बार अंकन किया जा सकता है? तो ये ईईपी रोम हो जाएगी आपकी। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर है? तो पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये ENIAC हो जाएगा, जो कि आपकी दूसरी पीढ़ी में बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से सत्य कथन है। तो यहाँ पर सत्य कथन आपको बताना है, सेकेंडरी मेमोरी में संग्रहित डेटा और निर्देशों को प्राथमिक मेमोरी की तुलना में एक्सेस करने में अधिक समय लगता है। हार्ड डिस्क, CD रोम, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव डायरेक्ट एक्सेस विधि का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा आपका दोस्तों सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके सही है। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसमें संग्रहित डेटा और निर्देश को प्राथमिक मेमोरी की तुलना में एक्सेस करने में अधिक समय लगता है, तो सेकेंडरी में अधिक समय लगता है। और हार्ड डिस्क, CD रोम, ऑप्टिकल डिस्क जो है वो इसी एक्सेस विधि का उपयोग करते हैं। अगला सवाल देखिए, असुमेलित का चयन करना है। सेकेंडरी मेमोरी दी गई है डिस्केट, ऑप्टिकल संग्रहण, CD रोम, आंतरिक मेमोरी, मेमोरी कार्ड, लघुत्तम स्मृति, इकाई बिट। तो यहाँ पर आंतरिक मेमोरी, मेमोरी कार्ड जो दिया गया है ये गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, डेटा को शीघ्र रिकॉल करने के लिए मैग्नेटिक टेप उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह है। तो ये क्या हो जाएगी दोस्तों आपकी? मैग्नेटिक टेप जो होती है दोस्तों ये आपकी क्या हो जाएगी? तो ये सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम हो जाएगी। आपने देखा होगा जो मैग्नेटिक टेप होती है यानी कि उसमें सीक्वेंस से डेटा चलता है आपका, आप डायरेक्टली किसी भी जगह जाके उसको ऑन नहीं कर सकते हो, सीक्वेंस से चलेगा। तो ये सीक्वेंशियली एक्सेस मीडियम आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये JL किल्की या JS किल्बी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिए, CPU में CMOS चिप का उद्देश्य क्या होता है? तो CMOS का उद्देश्य आपका क्या हो जाएगा? सिस्टम की सूचनाओं जैसे समय तथा तिथि को सहेजना। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कुछ कथन दिए गए हैं माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित, ये आपको बताने हैं। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार से पहले कंप्यूटर का परिपथ ट्रांजिस्टरों के संयोजन से बनाया गया था। तो ये बात सही है। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 हो जाएगा, और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार आ चुका है ये इंटेल 4004। माइक्रो प्रोसेसर की आंतरिक संरचना में CU, रजिस्टर तथा ALU पाए जाते हैं। तो ये तीनों कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं उसकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कर सकता है? तो ये आपका कौन सा सॉफ्टवेयर करेगा दोस्तों? स्पीच रिकॉग्निशन। यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, जब एक ही समय में एक से अधिक व्यक्ति एक केंद्रीय कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो क्या आवश्यक है? तो यहाँ पर क्या आवश्यक है? आपका टर्मिनल आवश्यक है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन से क्रमशः लाइन प्रिंटर तथा पेज प्रिंटर है? तो लाइन प्रिंटर और पेज प्रिंटर यहाँ पर पूछा है। लाइन प्रिंटर तो आपका ड्रम प्रिंटर हो जाएगा जो कि लाइन बाय लाइन आपका प्रिंट करता है, और आपका लेजर प्रिंटर जो है ये पेज प्रिंटर आपका हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड के फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को क्या कहते हैं? तो कैप्स लॉक किसके अंतर्गत आता है? तो नेविगेशन की के अंतर्गत तो नहीं आता है, यह आपका टोंगल की के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। स्पेशल पर्पज की के अंदर भी ये नहीं आता है। अब ये करंट के कुछ सवाल है। हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में आपका किया गया था स्टार्टअप महाकुंभ 2025। हाल ही में जारी पंचायत उन्नति सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, तो गलत बात है, यह पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इस सूचकांक में सर्वाधिक A ग्रेड पंचायतों के साथ गुजरात शीर्ष स्थान पर रहा। तो ये गुजरात आप याद रखना। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही है, यानी 2 कथन यहाँ पर आपका सही है। राजस्थान की सभी पंचायतें इस सूचकांक की अचीवर श्रेणी में सम्मिलित रही। तो ये बात गलत हो जाएगी, राजस्थान की तो कोई सी पंचायत को स्थान नहीं मिला यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर आप ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, यानी केवल 2। अगला सवाल देखिए, एकीकृत वक्फ प्रबंधन अधिकारिता दक्षता और विकास अधिनियम 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके अनुसार वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं का होना आवश्यक है। ये बात बिल्कुल सही है, कम से कम 2 मुस्लिम महिलाओं का होना आवश्यक है। वक्फ संपत्ति से संबंधित स्वामित्व विवाद निपटान और आपके सर्वेक्षण जिला कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। तो कोई भी विवाद हो जाता है तो उसका निपटान जो है वो जिला कलेक्टर के द्वारा किया जाएगा, ये बात भी सही है। ट्रिब्यूनल के फैसले को केवल 45 दिनों के भीतर ही हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो ये बात गलत है दोस्तों, यहाँ पर केवल 1 और 2 आपका सही है। ब्राजील में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 के पहले चरण में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? महत्वपूर्ण सवाल है। ब्राजील में आपका जो दोस्तों वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 आयोजित हुआ है, इसके पहले चरण में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो हितेश गुलिया ने यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। अप्रैल 2025 में किसे भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया?
तो ये आपका सिमलीपाल टाइगर रिजर्व ओडिशा हो जाएगा। तो ये मैं बता रहा था आपको, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा। हाल ही में 23वें राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये दिनेश माहेश्वरी बने हैं। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा लेजर गाइडेड एनर्जी वेपन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो लेजर गाइडेड एनर्जी वेपन सिस्टम जो है दोस्तों, इसका परीक्षण किया गया है, इसे सहस्त्र शक्ति के नाम से जाना जाता है। ये आप याद रखना, डीआरडीओ के द्वारा लेजर गाइडेड एनर्जी वेपन सिस्टम आपका जो है उसका परीक्षण किया गया है, ये सहस्त्र शक्ति आपका कहलाएगा, लेजर वाला। अगला सवाल देखिए, हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के आधार पर किए गए उद्योगों के वर्गीकरण में कौन सी श्रेणी पहली बार जोड़ी गई है? तो पहली बार कौन सी श्रेणी आपकी जोड़ी गई है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपकी ब्लू श्रेणी जोड़ी गई है, नीले ही आपकी श्रेणी जोड़ी गई है। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025 के अवसर पर यूनेस्को ने भारत के किन 2 साहित्यिक ग्रंथों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में सम्मिलित किया है? तो ये नाट्यशास्त्र और गीता को किया है। ठीक है, नाट्यशास्त्र आपका भरत मुनि का हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 7वें पोषण पखवाड़े के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 7वां पोषण पखवाड़ा आपका 8 से 12 अप्रैल तक महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया, बिल्कुल सही बात है। इसकी थीम शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वच्छ बचपन रखी गई। तो इसकी थीम भी याद रखिएगा, शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन, शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। इसके आयोजन में राजस्थान देश भर में शीर्ष स्थान पर रहा। तो राजस्थान यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रहा था, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपके तीनों कथन सही हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये आपके इंग्लिश के सवाल है। तो ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है और 5 सवालों का आंसर देना है। ठीक है, तो ये 5 सवाल तो मैं आपको छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर हम डायरेक्ट 136 डिस्कस करेंगे, क्योंकि पैराग्राफ वाले सवाल तो आप कर ही लोगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों एडियम और फ्रेजेस दी गई है, तो इनका मतलब आपको बताना है। जैसे हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? तो हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा बताइए? तो इसका मीनिंग हो जाएगा टू आइडेंटिफाई समथिंग एग्जैक्टली राइट। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, गो अगेंस्ट द क्लॉक, गो अगेंस्ट द क्लॉक का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका? तो इसका मीनिंग भी आपको बताना है। तो टू वर्क एज फास्ट एज पॉसिबल इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट सून। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। एज फिट एज अ फिडल, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? एज फिट एज अ मिडल, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों? तो इसकी मीनिंग हो जाएगी टू बी फिजिकली फिट। अगला सवाल देखिए, डैम्प स्क्वाइप का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका? तो इसका मीनिंग हो जाएगा अ फेलियर और डिसपॉइंटमेंट। तो अ फेलियर और डिसअपॉइंटमेंट, ये आप याद रखेंगे। टू ग्रीस द पाम्स, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? टू ग्रीस द पाम्स, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका टू ब्राइड समवन। टू ग्रीस द पाम्स, टू ब्राइड समवन। टू चेस रेनबो, टू चेस रेनबो का मतलब क्या हो जाएगा आपका? तो बताइए इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका टू परस्यू समथिंग अनअटेनेबल। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, डेविल्स एडवोकेट मीन्स क्या हो जाएगा आपका? तो इसका भी मीनिंग बताना है। ये सारे सवाल आप ये एडम एंड फ्रेजेस के पूछे गए हैं यहाँ पर। तो समवन विथ पोटेंशियल और टैलेंट दैट इज नॉट येट फुल्ली डेवलप्ड और रिकॉग्नाइज्ड। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। टू क्राई फॉल मीन्स क्या हो जाएगा दोस्तों? तो टू क्राई फॉल्स का मीन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हो जाएगा आपका टू कंप्लेन अबाउट समथिंग बीइंग अनफेयर। तो टू कंप्लेन अबाउट समथिंग बीइंग अनफेयर, ये आप याद रखना, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग फ्रेजेज मीन्स इग्नोरिंग प्रॉब्लम्स इंटेंशनली। तो इग्नोरिंग प्रॉब्लम्स इंटेंशनली यानी कि टर्निंग अ ब्लाइंड आई, टर्निंग अ ब्लाइंड आई। फ्यू एंड फार बिटवीन, तो फ्यू एंड फार बिटवीन इसका मतलब क्या हो जाएगा? रेयर और नॉट फ्रिक्वेंट मीन्स। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, टू गिव अ कोल्ड शोल्डर। तो टू गिव अ कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका मतलब हो जाएगा टू इग्नोर समवन डेलिब्रेटली, यानी टू इग्नोर समवन डेलिब्रेटली। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, टू गिव अ कोल्ड शोल्डर। हार्म्स वेज, हार्म्स वेज का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? हार्म वेज, तो इसका मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पर अ डेंजरस और रिस्की सिचुएशन। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। हैव योर हेड इन द क्लाउड्स, तो हैव योर हेड्स इन द क्लाउड्स, ये हो जाएगा आपका टू बी अनरियलिस्टिक। तो हैव यू योर हेड इन द क्लाउड्स, तो ये हो जाएगा टू बी अनरियलिस्टिक। अगला सवाल देखिए आपका, इन अ नटशेल, ये काफ़ी बार पूछा जाता है आपका। इन अ नटशेल का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका ब्रीफली। इन अ नटशेल यानी ब्रीफली। विच ऑफ द फ्लोइंग मीन्स समथिंग वेरी एक्सपेंसिव,
तो समथिंग वेरी एक्सपेंसिव यहाँ पर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विच ऑफ द फ्लोइंग मीन्स समथिंग वेरी एक्सपेंसिव। तो ये समथिंग वेरी एक्सपेंसिव का मतलब आपका हो जाएगा कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। तो कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। तो ये यहाँ पर आपके जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे वो हमने डिस्कस किए दोस्तों। इंग्लिश के सवाल भी मैंने आपको करवा दिए जैसे तैसे करके। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।